व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित पिछले वीडियो में हमने ये जाना था कि मांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं और पूरा मांग विश्लेषण हमने विस्तार से पढ़ा था। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि तटस्थ वक्र किसे कहा जाता है। जब हमने उपभोक्ता उपयोगिता विश्लेषण देखा था तो उसमें देखा था कि उपयोगिता के बारे में दो प्रकार की अवधारणाएं प्रचलित है, एक गणनावाचक, दूसरी क्रमवाचक। गणनावाचक विचारधारा मार्शल पिगू जेवंस वालरस के द्वारा दी गई थी, जिसमें उन्होंने उपयोगिता को मापनीय माना था। जबकि जो क्रमवाचक विचारधारा है, जो कि हिक्स, एलन, पेरेटो आदि के द्वारा दी गई, उन्होंने उसे उपयोगिता को मुद्रा रूपी पैमाने से मापने में असमर्थता बताई थी और ये माना था कि उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता, केवल क्रम प्रदान किया जा सकता है। और उन्होंने अपने पूरे सिद्धांत जिस रूप में दिए उसे तटस्थ वक्र विश्लेषण के रूप में जाना जाता है। जहां मार्शल के सिद्धांत मांग वक्र के रूप में है, मांग और मांग की लोच के रूप में है, वहीं जो क्रमवाचक विचारधारा है उन्होंने अपने जो मांग विश्लेषण किया वो तटस्थ वक्र के माध्यम से दिया था। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि तटस्थ वक्र किसे कहा जाता है और तटस्थ मानचित्र किसे कहा जाता है। तटस्थ वक्र वह वक्र होता है जो दो वस्तुओं के ऐसे सभी संयोगों को बताता है जिनसे एक उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। समान संतुष्टि मिलने के कारण उपभोक्ता इन संयोगों के प्रति तटस्थ या उदासीन रहता है। इस कारण इसे तटस्थ वक्र या उदासीनता वक्र भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसको इनडिफरेंस यानी ऐसा वक्र जिसका प्रत्येक बिंदु पर कोई भी डिफरेंस नहीं हो, ऐसे वक्र को तटस्थ वक्र कहा जाता है। तो देखिए हम बात करेंगे, मान लीजिए एक्स वस्तु है, एक्स वस्तु 100 रुपीज का नोट है और वाई वस्तु है ये 50 रुपीज का नोट है। तो यहां देखिए, अगर ये 8 हो ये 1 हो, ये 6 है ये 2 है, ये 4 है ये 3 है, ये 2 है ये 4 है। यहां देखिए ए संयोग, बी संयोग, सी संयोग और डी संयोग है। ए बिंदु पर देखिए, ए बिंदु पर 100 रुपए वाले नोट है 1 और 50 रुपए वाले नोट है 8, कुल मिलाकर हुए 500 रुपीज। बी बिंदु पर हम देखेंगे तो 100 रुपए के नोट बी बिंदु पर है 2 और 50 रुपए के है 6, तो देखिए वो भी 500। सी बिंदु 100 रुपीज के नोट है 3, 50 रुपीज के नोट है 4, देन ऑल्सो 500। डी बिंदु पर 100 रुपीज के 4 नोट है पर 50 रुपीज के 2 ही नोट है। तो यहां देखिए ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु, डी बिंदु, इन सभी बिंदु पर जो संयोग है वो 500 रुपए का है। तो एक उपभोक्ता से पूछा जाए कि आप ए लेंगे, बी लेंगे, सी लेंगे या डी लेंगे, तो वो कहेगा कि कोई सा भी दे दीजिए, क्योंकि ए पर भी 500 रुपए, बी संयोग पर भी 500 रुपए, सी संयोग पर भी 500 रुपए, डी संयोग पर भी 500 रुपए। तो ऐसी स्थिति में एक उपभोक्ता इन संयोगों के प्रति उदासीन रहेगा, तटस्थ रहेगा, कोई सा भी दे दीजिए। तो तटस्थ वक्र क्या है? तटस्थ वक्र का प्रत्येक बिंदु दो वस्तु के संयोग को बताता है। ध्यान से देखिए, दो वस्तु है, यहां पर भी दो वस्तु है, y वस्तु 8 है, x वस्तु 1 है। बी बिंदु पर y वस्तु 6 है, x वस्तु 2 है, सी पर y वस्तु x वस्तु। तो हम क्या कह रहे हैं कि तटस्थ वक्र वह वक्र होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर एक उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। आप ए पर जाए, चाहे बी पर जाए, चाहे सी पर जाए, चाहे डी पर जाए, संतुष्टि बराबर है, क्योंकि ए पर भी 500 रुपए, बी पर भी 500 रुपए, सी पर भी 500 रुपए, डी पर भी 500 रुपए, तो सब समान संतुष्टि मिलती है। तो उपभोक्ता इन संयोगों के प्रति उदासीन रहता है कि मुझे कोई सा भी दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस कारण से इसको उदासीनता वक्र भी कहते हैं। हम उसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि कहीं आप नाश्ते में गए, वहां हर प्लेट में एक कचौड़ी रखी है और एक मिठाई का पीस रखा है, मिठाई का पीस भी सभी में बराबर है। तो आप किसी प्लेट के प्रति आसक्त नहीं रहेंगे या आकर्षित नहीं रहेंगे, कोई सी भी आप प्लेट ले लेंगे, क्योंकि सभी प्लेटों में संतुष्टि बराबर है, सब में बराबर साइज की कचौरी है, सब में बराबर साइज की मिठाई है, तो आप कोई सा भी एक प्लेट ले लेंगे। यानी आप प्लेट विशेष के प्रति ये नहीं सोचेंगे कि ये प्लेट मुझे मिल जाए, क्योंकि सभी प्लेट में संतुष्टि समान है। सिमिलरली तटस्थ वक्र वह वक्र होता है जिसके हर बिंदु पर एक उपभोक्ता की संतुष्टि बराबर होती है। ये आईसी कर्व, इंडिफरेंस कर्व की वजह से इसको आईसी कर्व के नाम से जाना जाता है। यानी जो तटस्थ वक्र है, इसके किसी भी बिंदु पर आप जाएंगे तो संतुष्टि बराबर होगी। मान लीजिए संयोग है, ए संयोग, देखिए ए वस्तु, एक्स वस्तु है 5, वाई वस्तु है 4 और संतुष्टि, मान लीजिए ए संयोग है, 5 व्यक्ति 20 खाता है, चाय 1 पीता है, संतुष्टि x है। अब वो सोचता है कि सर्दी आ गई तो मुझे चाय की मात्रा को बढ़ाना चाहिए,
तो चाय की मात्रा वो 2 करता है, तो इसके लिए 5 पान का त्याग करता है, तो संतुष्टि वो की वही है, 1 चाय के लिए 5 पान उसने त्याग दिए। तो पहली संयोग में 20 तो पान है, 1 चाय है। अब देखिए, चूंकि इसके पास चाय की एक मात्रा बढ़ गई, तो चाय की अतिरिक्त इकाई के लिए तीसरी चाय के लिए कम त्याग करने के लिए तैयार होगा। हमारे जनरली में हम देखते हैं कि कोई वस्तु हमारे पास बढ़ जाती है तो उसकी उपयोगिता हमारे लिए पहले, उसकी अतिरिक्त इकाई की उपयोगिता कम हो जाती है, तो पहले की तुलना में हम उसके लिए कम त्याग करने के लिए तैयार होते हैं। हम मार्केट में जाते हैं और अगर पता चले कि भिंडी 20 रुपए पाव है, तो हम चाहते हैं कि आधा किलो हमको 30 रुपए 30 रुपए में मिल जाए, यानी हम पहले पाव के लिए 20 रुपए देने के लिए तैयार है, पर अगले पाव के लिए हम 10 रुपए ही देने के लिए तैयार है। सिमिलरली क्या हो रहा है कि अगले एक कप चाय एक से दूसरा होता है तो वह 5 पान त्यागने के लिए तैयार है, दूसरे से तीसरे के लिए वह 4 पान ही त्यागने के लिए तैयार होता है, और डी संयोग में वह 3 पान ही अगले कप के लिए, यानी ये जो है प्रतिस्थापन की दर गिरती हुई होती है। तो यहां देखिए, ये 2 पहली बार में त्याग किया गया ए बी, फिर एक और चाय के लिए त्याग पहले से कम किया गया सी डी, फिर एक और चाय के लिए और त्याग कम किया गया ई एफ, और एक और चाय के कप के लिए पहले से और कम त्याग किया गया, ये 2 ही त्याग किया, या 3 या 4 या 5। इस प्रकार से देखिए, जो प्रतिस्थापन की दर होती है वो गिरती हुई होती है। कहने का तात्पर्य, जैसे जैसे उपभोक्ता के पास एक्स वस्तु की मात्रा बढ़ेगी, उसके लिए एक्स वस्तु की उपयोगिता घटेगी, क्योंकि हमने सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पढ़ा था कि जैसे जैसे किसी वस्तु की इकाई उपभोक्ता के पास बढ़ती चली जाती है, उसको एक अतिरिक्त इकाई से जो मिलने वाली संतुष्टि है वो घटती चली जाती है। तो चाय के एक से दूसरे कप के लिए वह 5 पान त्यागने के लिए तैयार था, दूसरे से तीसरे के लिए वह 4 पान त्यागने के लिए तैयार है, तीसरे से चौथे कप के लिए, क्योंकि वह पहले से ही 3 चाय उसके पास है, 3 चाय पी चुका है, तो चौथे चाय की उपयोगिता कम है, तो वह 2 ही पान त्यागने के लिए तैयार होता है, और 5वें पान की उपयोगिता और कम है, तो यानी कहने का तात्पर्य है सीमांत प्रतिस्थापन की दर गिरती हुई होती है। यही कारण है कि उपभोक्ता की संतुष्टि बराबर होती है ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु और डी बिंदु पर। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि तटस्थ वक्र का प्रत्येक बिंदु 2 वस्तु के ऐसे संयोगों को बताता है जिससे एक उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। समान संतुष्टि मिलने के कारण उपभोक्ता इन संयोगों के प्रति उदासीन रहता है या तटस्थ रहता है, इस कारण इसको उदासीनता वक्र भी कहा जाता है और तटस्थता वक्र भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसको इंडिफरेंस वक्र कहा जाता है। अब आप देखिए, अलग अलग विचारक जो है उन्होंने तटस्थ वक्र को अपने अपने ढंग से परिभाषित करने का भी प्रयास किया। तो हम कुछ परिभाषा की चर्चा करेंगे कि कौन, देखिए प्रोफेसर स्मिथ क्या कहते हैं, स्मिथ की परिभाषा हम करेंगे, हम बात करते हैं। यह मात्राओं के उन संयोगों को प्रदर्शित करने वाला मार्ग है जिनके बीच उपभोक्ता तटस्थ या उदासीन रहता है। यानी ये जो वक्र है वो 2 वस्तुओं की ऐसी मात्राओं को बताता है जिनमें एक उपभोक्ता तटस्थ या उदासीन रहता है, इसलिए इसको तटस्थ वक्र या उदासीनता वक्र भी कहते हैं। इसी प्रकार से देखिए, बोल्डिंग क्या कहते हैं, समान क्रम को दर्शाने वाली रेखाएं तटस्थ वक्र कहलाती है। यानी वह रेखाएं जो समान संतुष्टि को दर्शाती है उसे तटस्थ वक्र कहते हैं, क्योंकि ये 2 वस्तुओं के ऐसे संयोगों को बताती है जो एक दूसरे से न अच्छे होते हैं न बुरे होते हैं। यानी बोल्डिंग क्या कहते हैं कि तटस्थ वक्र वह वक्र है जो समान क्रम को दर्शाते हैं, ये ऐसे क्रम को दर्शाते हैं जो एक दूसरे से न तो अच्छे होते हैं न बुरे होते हैं, यानी ऐसे क्रम को बताते हैं जिन पे संतुष्टि बराबर होती है। तो आप समझ जाएंगे कि तटस्थ वक्र क्या है। हमें तटस्थ वक्र हमेशा 2 वस्तुओं के ऐसे संयोगों को बताता है जिससे एक उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। दूसरी हम बात करते हैं तटस्थ वक्र के बारे में, तटस्थ मानचित्र भी इसमें ले लेते हैं। अगर बहुत सारे तटस्थ वक्र एक ही चित्र में बता दें, जैसे देखिए ये एक्स वस्तु और ये वाई वस्तु, तो एक्स वस्तु और वाई वस्तु के लिए बहुत सारे तटस्थ वक्र हो सकते हैं। ये IC1 है, ये हो सकता है IC2, और किसी को एक्स और वाई ज्यादा चाहिए तो IC3, और परिवार बड़ा है तो एक्स और वाई और ज्यादा चाहिए तो IC4, और किसी को और चाहिए तो IC5। यानी एक्स वस्तु मान लीजिए रोटी है और वाई वस्तु मान लीजिए सब्जी है। तो जो जिसको कम चाहिए, कोई 1 रोटी खाएगा तो उसको सब्जी भी कम चाहिए, कोई 3 रोटी खाएगा तो उसको सब्जी भी ज्यादा चाहिए, कोई 5 रोटी खाएगा तो सब्जी और उसको ज्यादा चाहिए, कोई 10 रोटी खाता है तो उसको और सब्जी ज्यादा चाहिए, कोई पहलवानी करता है 50 रोटी खाता है तो उसको रोटी भी ज्यादा चाहिए, सब्जी भी ज्यादा चाहिए। तो 2 वस्तुओं के संयोग के लिए बहुत सारे तटस्थ वक्र हो सकते हैं। जब बहुत सारे तटस्थ वक्र को एक ही चित्र में दर्शाए जाते हैं तो इसे तटस्थ मानचित्र कहा जाता है। तो मैं समझता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि तटस्थ वक्र क्या है और तटस्थ मानचित्र क्या है। धन्यवाद।